अर्जुन की शादी भी हो चुकी थी, लेकिन अब भी उसे डर था कि कहीं हैदराबाद का वो शैतान निजाम और गद्दार पारस जिंदा थे और कभी भी कुछ भी कर सकते थे। अब क्या होगा आगे की कहानी में जानेंगे आज के एपिसोड में। दोस्तों, ये कहानी जल्द ही 2-3 दिन में खत्म होने वाली है। हम आपके लिए नई कहानी शुरू करने जा रहे हैं और साथ में आपको हॉरर की कहानी भी सुनाने जा रहे हैं। आप लोग इत्मीनान से अपने चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और दोस्तों तक शेयर जरूर करते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड नंबर 27, द साइलेंट मिलेनियर। लेकिन आज अर्जुन के मन में कोई डर नहीं था। आज उसके पास उसकी सबसे बड़ी ताकत, उसकी मीरा हमेशा के लिए उसकी हो चुकी थी। उसने धीरे से मुस्कुरा कर कहा, यह समंदर बाहर से जितना शांत दिखता है मीरा, उतना ही अंदर गहरा और तूफानी होता है। हमारी जिंदगी में भी तूफान आएंगे। मैं आज तुमसे वादा नहीं कर सकता कि मैं तुम्हें गर्म हवा भी नहीं लगने दूंगा। उसकी यह बात सुनकर मीरा ने मुड़कर अर्जुन की आंखों में देखकर कहा, मुझे तूफानों से डर नहीं लगता अर्जुन। जब तुम मेरे पास खड़े हो तो मैं मौत की भी आंखों में आंखें डालकर मुस्कुरा सकती हूँ। उसकी ये हिम्मत देखकर अर्जुन के चेहरे पर वो शिकारी और आशिक का मिला जुला भाव आ गया। उसने मीरा का माथा चूम कर कहा, तो फिर तैयार रहना मेरी महारानी, क्योंकि अब अग्निहोत्री एम्पायर का ये राजा सिर्फ तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा, बल्कि इस दुनिया के हर उस कांटे को जलाकर भस्म कर देगा जो तुम्हारे रास्ते में आने की जरूरत करेगा। सूरज की किरणें उन दोनों पर पड़ रही थी। उनका ये प्यार अब ऐसे मजबूत किले में तब्दील हो चुका था जिसे दुनिया का कोई गॉड फादर या कोई साजिश नहीं तोड़ सकती थी। ऐसे ही प्राइवेट आइलैंड के उस हनीमून विला में अर्जुन और मीरा ने अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत, रूहानी और सुकून भरे 2 दिन बिताए थे। समंदर की लहरें, चांदनी रातें और एक दूसरे की बाहों की गर्मी उन दोनों के शरीर से लेकर रूह तक हमेशा के लिए एक कर दिया। लेकिन एक राजा का हनीमून हमेशा के लिए नहीं चलता। उसे अपनी गद्दी और अपने लोगों की हिफाजत के लिए वापस अपनी दुनिया में लौटना पड़ता है। तीसरे दिन की सुबह अर्जुन और मीरा वापस मुंबई के उसी गोल्डन हाउसिंग सोसाइटी के विला नंबर 360 पर लौट आई। अग्निहोत्री मेंशन में इस शादी के बाद दादाजी के आशीर्वाद ने उन्होंने वापस अपने उसी प्राइवेट विला में रहने का फैसला किया, क्योंकि मीरा को अपनी कॉलेज की पढ़ाई के लिए यहाँ से आसानी होती थी और ये घर उनके लिए सबसे सेफ जगह बन चुका था। जब उनकी ब्लैक रेंज रोवर विला के पोर्च में रुकी तो दरवाजे पर एक बहुत ही प्यारा और भावुक नजारा उनका इंतजार कर रहा था। यशोदा माँ के हाथों में पूजा की थाली थी जिसमें कुमकुम, चावल और घी का दिया जल रहा था। उनके साथ में ताऊजी और ताईजी भी खड़े थे। जैसे ही मीरा गाड़ी से उतरी, यशोदा माँ की आंखों में आंसू आ गए। अपने बेटे को लाल चूड़ी और गले में मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर भरे देखकर एक माँ का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। यशोदा माँ ने आगे बढ़कर मीरा और अर्जुन की आरती उतार कर कहा, आ गई मेरी बच्ची। आगे से मीरा ने मुस्कुराकर माँ और ताऊजी को गले लगा लिया। तभी ताऊजी ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, सदा सुहागन रहे मेरी छोरी। तेरे चेहरे का ये नूर बता रहा है कि हमारे दामाद ने तुम्हें पलकों पर बिठा कर रखा है। तभी अर्जुन ने मुस्कुराकर ताऊजी को गले लगाकर कहा, मैं अपनी जान दे सकता हूँ ताऊजी, लेकिन इसके चेहरे पर यह मुस्कान कभी कम नहीं होने दूंगा। तभी ताई जी ने शगुन के तौर पर मीरा के माथे पर तक तिलक लगाया और उसे अंदर ले गई। पूरा घर खुशियां, ठहाका और परफेक्ट फैमिली के माहौल में गूंज रहा था। उस रात पूरे परिवार ने एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाया। अर्जुन और मीरा एक दूसरे को देखकर आंखों ही आंखों में बात कर रहे थे। ये सुकून बड़ा सच्चा था। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब समुद्र बिल्कुल खामोश होता है तो समझ लेना चाहिए कि कोई बड़ा तूफान आने वाला है। अगले दिन सुबह विला नंबर 360 में वापस वही पुरानी नॉर्मल रूटीन शुरू हो गई थी। अर्जुन और मीरा कोई आम अरबपति जोड़ा नहीं थे। शादी के बाद महीनों तक यूरोप में छुट्टियां मनाई। दोनों ने अपने अपने लक्ष्य निर्धारित कर रखे थे। मुंबई में मीरा की सबसे बड़ी डॉक्टर बनना और अर्जुन को अपनी इकोनॉमिक्स की डिग्री के साथ साथ अपना अंडरवर्ल्ड और कॉरपोरेट एम्पायर संभालना था। सुबह 8 बजे मीरा और अर्जुन तैयार होकर नाश्ते की टेबल पर आए। मीरा ने एक बहुत ही शालीन और खूबसूरत सा पीच रंग का डिजाइनर सूट पहना था, जिसके साथ गले में मंगलसूत्र बड़ा जच रहा था। तभी अर्जुन ने अपनी कार की चाबी उठाकर कहा, चले मिसेज अग्निहोत्री। आगे से मीरा ने अपने फाइलें सीने से लगा ली और मुस्कुराकर जवाब देकर कहा, चलिए मिस्टर अग्निहोत्री। इसके बाद अर्जुन अपनी काली रेंज रोवर में विला के बाहर निकालकर आज अर्जुन ने विला की सिक्योरिटी में कोई कमी नहीं छोड़ी। गाड़ी के आगे पीछे शैडो आर्मी की 2 आर्म्ड गाड़ियां भी चल रही थी। मीरा ने रास्ते में उसी तरफ इकट्ठा हुए
करके कहा, अर्जुन, इतनी सिक्योरिटी की क्या जरूरत है? हम तो बस कॉलेज जा रहे हैं। आगे से अर्जुन ने स्टीयरिंग पर ग्रिप मजबूत करके कहा, जान, मैं तुम्हारी सिक्योरिटी में कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। ऐसे ही बात करते करते यूनिवर्सिटी पहुंचकर अर्जुन ने मीरा को मेडिकल डिपार्टमेंट की बिल्डिंग में बिल्कुल दरवाजे तक ड्रॉप किया। अर्जुन ने उसका माथा चूम कर हिदायत देकर कहा, अपना ध्यान रखना, क्लास के बाद सीधे लाइब्रेरी जाना, इधर उधर मत घूमना। आगे से मीरा ने प्यार से मुस्कुरा कर कहा, ओके बॉस। ये कहकर वो बिल्डिंग के अंदर चली गई। मीरा के अंदर जाते ही अर्जुन ने अपने ईयरपीस में कमांड देकर कहा, अल्फा टीम, टारगेट लॉक करो। 3 किलोमीटर के रेडियस में एक भी परिंदा पर नहीं मारना चाहिए। चीफ कमांडो ने कहा, यस बॉस। उसके बाद अर्जुन खुद इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट की अपनी क्लास में चला गया। इसी समय उधर विला नंबर 360 के उस सीक्रेट अंडरग्राउंड सर्वर रूम में जगदीश जी और उनकी साइबर टीम की रातों की नींद उड़ी हुई थी। वो लोग पिछले 48 घंटों से उस सैटेलाइट फोन के डेटा और डार्क वेब को खंगाल रहे थे। उनका मकसद पारस और निजाम की स्टीक लोकेशन को ढूंढना था। तभी सर्वर रूम की एक बड़ी सी स्क्रीन अचानक लाल रंग से फ्लैश करने लगी। कमरे में एक खतरे का हुटर बजने लगा, जिसको देखकर चीफ हैकर ने माथे का पसीना टपकने लगा। उसने जल्दी से जगदीश जी को अपने पास बुलाकर कहा, सर सर जल्दी यहाँ आइए सर। उसके हाथ में कीबोर्ड कांप रहा था। जगदीश ने तुरंत भागकर स्क्रीन के पास आकर पूछा, क्या हुआ? निजाम की लोकेशन मिली? आगे से हैकर ने स्क्रीन पर एक एन्क्रिप्टेड वेबसाइट का पेज खोलकर कहा, नहीं सर, नहीं, लोकेशन नहीं मिली, लेकिन निजाम ने जो किया है वो किसी बुरे सपने से ज्यादा खौफनाक है सर। जो वेबसाइट उसने खोली थी, उस वेबसाइट पर मीरा की एक बहुत ही क्लियर फोटो लगी हुई थी। उस फोटो के ठीक नीचे लाल रंग के बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, बाउंटी $10 मिलियन, टारगेट मीरा अग्निहोत्री, स्टेटस डेड ओनली। ये पढ़ते ही जगदीश के पैरों तले की जमीन खिसक गई। उन्होंने हकला कर कहा, ये क्या है? आगे से हैकर ने जवाब दिया, सर, इसे ओपन ग्लोबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। निजाम और पारस को पता चल गया है कि वो अपने लोकल आदमियों से अग्निहोत्री की सिक्योरिटी को भेद नहीं सकते। इसलिए उन्होंने डार्क वेब पर इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट किलर्स और दुनिया के टॉप शूटर्स को मीरा मैडम की सुपारी दे दी है और इनाम रखा है $10 मिलियन। उसकी यह बात सुनकर जगदीश का खून सूख गया। उसने घबरा कर कहा, हे भगवान। इसके बाद हैकर ने कुछ और फाइलें डिकोड की और उसकी आंखें फटी रह गई। उसने जगदीश जी को बताकर कहा, सर, बात सिर्फ सुपारी देने तक की नहीं है। सर्वर के डेटा पैकेट्स बता रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट किया जा चुका है। रशिया के द घोस्ट सिंडिकेट, कोलंबिया के कुछ एक्स मिलिट्री मशीनरीज मुंबई में दाखिल हो चुके हैं। उसकी यह बात सुनकर जगदीश जी चीख पड़े। उन्होंने चिल्लाकर कहा, मुंबई में? लेकिन हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी ने उन्हें पकड़ा क्यों नहीं? उस हैकर ने तुरंत जवाब देकर कहा, क्योंकि वो गुंडों की तरह नहीं बल्कि टूरिस्ट, प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स के नकली पासपोर्ट पर आए होंगे सर। ये लोग असली घोस्ट की तरह काम करते हैं। ये किसी को नजरें नहीं आते, बस इनकी गोलियां नजर आती है। हमला अब किसी भी सेकंड कहीं से भी हो सकता है। उसकी बात सुनने के बाद जगदीश जी ने एक सेकंड भी नहीं बर्बाद किया। उसने तुरंत अपना हॉटलाइन फोन उठाया और अर्जुन को कॉल लगाया। इसी समय उधर यूनिवर्सिटी की इकोनॉमिक्स क्लास में प्रोफेसर लेक्चर दे रहे थे। अर्जुन सबसे पीछे वाली सीट पर बैठा अपने लैपटॉप में कुछ बिजनेस रिपोर्ट देख रहा था। तभी उसके कान में लगे ईयरपीस में जगदीश की घबराई हुई आवाज गूंजी, सर, कोड ब्लैक, कोड ब्लैक। कोड ब्लैक का मतलब था मौत का खतरा। उनकी आवाज सुनते ही अर्जुन की उंगलियां कीबोर्ड पर जम गई। उसकी आंखों का रंग एक माइक्रो सेकंड में बदल गया। अर्जुन ने बिना अपने होठ हिलाए बहुत ही धीमी और बर्फीली आवाज में कहा, रिपोर्ट। उधर से जगदीश ने तुरंत रिपोर्ट देकर कहा, सर, निजाम और पारस ने मीरा मैडम के सिर पर $10 मिलियन की ग्लोबल काउंटी बाउंटी रखी है। दुनिया के टॉप इंटरनेशनल शूटर्स, रशियन स्नाइपर और कोलंबियन हिटमैन मुंबई में घुस चुके हैं। उनका टारगेट सिर्फ और सिर्फ मीरा मैडम है। हमला कभी भी हो सकता है। हमें मैडम को तुरंत बंकर में शिफ्ट करना होगा। वहीं उधर से यह खबर सुनते ही अर्जुन के अंदर का वो महाकाल जाग उठा। उसका दिल एक बार तो डर से कांप गया कि उसकी दुनिया, उसकी मीरा पर इतना बड़ा खतरा आ गया है। लेकिन फिर उसी डर की जगह एक बेहद खूंखार, बर्बर और शैतानी गुस्से ने ले ली। अर्जुन ने अपने हाथ से कहा, रशियन स्नाइपर, कोलंबियन हिटमैन। निजाम, तूने विदेश से मौत मंगवाई है ना?
तुम देखना कि मैं इन विदेशियों को मुंबई की सड़कों पर ऐसा काटूंगा कि इनकी रूहें भी इंडिया का नाम लेकर कांपेंगी। इसके बाद जैसे जगदीश जी ने उससे कहा, जगदीश जी, मेरा को बंकर में शिफ्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। अर्जुन की आवाज अब इतनी ठंडी थी कि खून जमा दे। उसकी ये बात सुनते ही जगदीश ने हैरान होकर कहा, क्या? लेकिन सर, वो लोग प्रोफेशनल किलर हैं। तभी इधर से अर्जुन ने अपना लैपटॉप बंद करके कहा, अगर हम मीरा को छुपा देंगे तो वो चूहों का तरह इंतजार करेंगे और हम कमजोर पड़ेंगे, तब वार करेंगे। मुझे वो चूहे बिल में नहीं, खुले मैदान में चाहिए। हम डिफेंस नहीं खेलेंगे, हम अटैक खेलेंगे। ये कहकर अर्जुन अपनी सीट से उठा और बिना प्रोफेसर की परवाह किए बिना क्लास से बाहर निकल गया। उसने चलते चलते आगे कहा, जगदीश जी, मेरा अल्फा प्रोटोकॉल एक्टिव करो। मेरा जहां है उसे वहीं रहने दो। मैं खुद उसे लेने जाऊंगा। लेकिन आज आज मैं अपनी पूरी शेडो आर्मी को सड़कों पर नहीं उतारूंगा। मैं जानबूझकर अपनी सिक्योरिटी कम रखूंगा। उसकी ये बात सुनकर उधर से जगदीश जी ने घबरा कर कहा, सर, ये तो सुसाइड होगा। लेकिन इधर से अर्जुन ने कॉरिडोर में तेज कदमों पर चलकर कॉन्फिडेंस से कहा, ये सुसाइड नहीं, बैट एंड ट्रैप है। उन इंटरनेशनल शूटर्स को लगेगा कि हमारी सिक्योरिटी कमजोर है। वो मेरा पर हमला करने के लिए बाहर आएंगे, और जैसे वो बाहर आएंगे, मुंबई की वो सड़कें उनके लिए दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान बन जाएगी। द घोस्ट सिंडिकेट का सामना आज मुंबई के गोड से होगा। अपनी इलीट स्ट्राइक टीम को स्टैंड बाय पर रखो, मैं जा रहा हूँ। ये कहकर अर्जुन ने कॉल काटा। उसने अपनी पिस्तौल को लोड किया और अपनी जैकेट की जिप चढ़ा ली। एक भूखे शेर की तरह मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ निकल पड़ा। ऐसे दोपहर के 2 बज चुके थे। उधर मीरा अपनी अनाटॉमी लैब से बाहर निकली। वो बड़ी खुश थी क्योंकि आज का प्रैक्टिकल बहुत अच्छा हुआ था, और उसने अपने बैग कंधे पर डाला और बिल्डिंग से बाहर आ गई। तभी उसका फोन बजा। अर्जुन की कॉल थी। मीरा ने कॉल अटेंड की और चहक कर कहा, हाँ अर्जुन, मेरी क्लास अभी खत्म हुई है। उधर से अर्जुन ने तुरंत कहा, मीरा, मेरी बात ध्यान से सुनो। बिल्कुल नॉर्मल बर्ताव करो। अपने चेहरे पर कोई डर मत लाना। तुम बिल्डिंग की सीढ़ियों से नीचे उतरो। मेरी गाड़ी सामने खड़ी है। अर्जुन की आवाज में एक ऐसी खौफनाक शांति और गंभीरता थी जिसे सुनकर मीरा के माथे पर सिलवटें पड़ गई। मीरा की धड़कनें तेज होने लगी, लेकिन फिर भी उसने नॉर्मल रहने की कोशिश की और कहा, अर्जुन, क्या हुआ है? तुम ऐसे बात क्यों कर रहे हो? दूसरी तरफ से अर्जुन ने जवाब देकर कहा, जान, हमारे आसपास कुछ मेहमान आए हैं। बस तुम मेरी आंखों में देखकर सीधे मेरी गाड़ी की तरफ आना। बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। वहीं उधर मेरा का दिल अब धक धक करने लगा था, लेकिन उसने अर्जुन की बात मानी। वो अर्जुन पर खुद से ज्यादा भरोसा करती थी। उसने फोन काटा और बहुत ही नॉर्मल चाल से सीढ़ियां उतरने लगी। सामने अर्जुन की ब्लैक रेंज रोवर खड़ी थी। अर्जुन गाड़ी से बाहर दरवाजे के पास खड़ा था और उसने डार्क सनग्लासेस पहने थे। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। लेकिन मीरा को नहीं पता था कि उस वक्त उस बिल्डिंग के बाहर मुंबई की सड़कों पर चल क्या रहा है। कैंपस के ठीक सामने एक हॉट डॉग की वैन खड़ी थी, और उसके अंदर 2 विदेशी आदमी बैठे थे, जिनके हाथों में साइलेंसर लगी ऑटोमेटिक उजी सब मशीनें गनी थी। कॉलेज के सामने वाले एक ऊंचे अपार्टमेंट की 10वीं मंजिल की खिड़की से एक कोलंबियन स्नाइपर ने अपनी हाई कैलिबर राइफल का लेजर स्कोप सीधा मीरा के सामने टिका हुआ था। और पार्किंग में खड़ी एक फेक पुलिस वैन में 4 भारी भरकम कॉन्ट्रैक्ट किलर्स बैठे थे, जो मीरा और अर्जुन को भूनने के लिए बिल्कुल तैयार थे। तभी उन इंटरनेशनल किलर्स के कानों में उनके कमांडर का ऑर्डर गूंजा, टारगेट इज इन साइट, नो सिक्योरिटी अराउंड, टेक द शॉट। उन्हें लग रहा था कि अर्जुन ने अपनी शैडो आर्मी हटा ली है और वो इसे अपनी जीत समझ रहे हैं। लेकिन वो बेवकूफ नहीं जानते थे कि अग्निहोत्री की आर्मी गायब नहीं हुई थी। वो बस उनके बिल्कुल पीछे मौत का साया बनकर खड़ी थी। इधर मीरा अर्जुन की गाड़ी के दरवाजे कर महज 10 कदम दूर थी। तभी 10वीं मंजिल पर बैठे उस कोलंबियन स्नाइपर ने अपनी सांस रोकी और उसने मीरा के दिल पर निशाना लगा दिया। ट्रिगर से अपनी उंगली कसी। उसने स्पेनिश में फुसफुसा कर कहा, गुड बाय प्रिंसेस। लेकिन इससे पहले कि वो ट्रिगर दबाता, उस स्नाइपर को अपने स्कोप के अंदर कुछ अजीब दिखाई दिया। नीचे गाड़ी के पास खड़ा अर्जुन अचानक उस स्नाइपर की 10वीं मंजिल वाली खिड़की की तरफ देखने लगा। अर्जुन ने अपने सन ग्लासेस उतारे और उस स्नाइपर की आंखों में सीधे देखकर एक बहुत ही खौफनाक और शैतानी हंसी हंस दी। ये देखकर स्नाइपर का खून एक सेकंड के लिए जम गया। उसने चौंक कर कहा, हाउ इज दिस पॉसिबल? और ठीक उसी माइक्रो सेकंड में खचाक
उस स्नाइपर के ठीक पीछे उसी कमरे की छत से एक वेंट से एक शैडो कमांडो उल्टा हुआ नीचे आ गया। कमांडर ने अपना कॉम्बैक्ट सीधा उस स्नाइपर की गर्दन के आर पार कर दिया। स्नाइपर की राइफल से गोली चली जरूर, लेकिन वो मीरा की जगह आसमान की तरफ चली गई। स्नाइपर खून थूकता वहीं ढेर हो गया और तभी कमांडो ने अर्जुन के ईयरपीस में कंफर्म करके कहा, सर स्नाइपर डाउन। वहीं उधर नीचे सड़कों पर खेल शुरू हो चुका था। जैसे ही हॉट डॉग वैन में बैठे उन दो रशियन शूटर्स ने अपनी मशीन गन बाहर निकालकर मीरा पर फायरिंग करनी चाहिए, अचानक उनके बगल में खड़ी एक डिलीवरी ट्रक का पूरा साइड पैनल खुल गया। उस ट्रक के अंदर अग्निहोत्री एम्पायर के 6 सबसे खूंखार काले कपड़ों में लिपटे शैडो गार्ड्स भारी मशीन गनों के साथ बैठे थे। उनमें से एक कमांडो ने बाकी को ऑर्डर देकर कहा, फायर। इससे पहले कि वो रशियन शूटर्स भी एक गोली चला पाते, शैडो गार्ड्स ने अपनी मशीन गनों से उस हॉट डॉग वैन को छलनी कर दिया। हजारों गोलियों ने उन वैन को एक सेकंड में एक लोहे की छलनी में बदल दिया। दोनों रशियन किलर्स अपनी गन्स पकड़े पकड़े ही कीमों में बदल गए और खून और कांच के टुकड़ों के साथ सड़कों पर बिखर गए। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। जो फेक पुलिस वैन पार्किंग में खड़ी थी, उनमें से 4 बड़े खूंखार कोलंबियन हिटमैन अपने असोल्ट राइफल लेकर बाहर कूद पड़े। उन्होंने देखा कि उनका स्नाइपर रशियन टीम मारी गई। उन्होंने पागलों की तरह सीधे अर्जुन और मीरा की तरफ फायरिंग शुरू कर दी। तब अर्जुन ने चिल्लाकर कहा, मीरा डाउन। अर्जुन ने एक सेकंड की भी देरी नहीं की। उसने छलांग लगाई और मीरा को अपनी बाहों में लपेटकर उसे गाड़ी के मजबूत बुलेट प्रूफ टायर और इंजन ब्लॉक के पीछे जमीन पर गिरा दिया। गोलियों की बौछार अर्जुन के आर्म रेंज जोर से टकराने लगी। गाड़ी के बुलेट प्रूफ शीशों की दरारें पड़ने लगी, लेकिन गोलियां अंदर नहीं घुस पाई। वहीं मीरा ने अपने कानों पर हाथ रख लिया और वो कांप रही थी। तभी अर्जुन ने मीरा के सिर को अपने सीने में लगा लिया और कहा, कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो, मैं यही हूं। वहीं उधर 4 कोलंबियन किलर्स को लगा कि उन्होंने अर्जुन को गाड़ी के पीछे फंसा लिया है। वो धीरे धीरे गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे, लगातार फायरिंग करते हुए। तभी अर्जुन ने धीरे से फुसफुसा कर कहा, इन्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन की आंखों में अब वो इंसानियत खत्म हो चुकी थी। उसने मीरा के लिए जो बचा कर रखी थी। अर्जुन ने अपनी जैकेट से 2 फ्लैश बैक ग्रेनेड्स, जो तेजी से रोशनी और आवाज करके इंसान को अंधा कर दे, वो निकाल लिए। उसने उनकी पिन निकाली और उन्हें गाड़ी के नीचे से उन 4 किलर्स की तरफ लुढ़का दिया। बूम बूम। इसी के साथ एक भयंकर सफेद रोशनी और कान फाड़ देने वाली आवाज ने उन चारों किलर्स को कुछ सेकंड के लिए पूरी तरह अंधा और बहरा कर दिया। वो अपनी आंखें मलकर लड़खड़ाने लगे। यही अर्जुन का किल विंडो था। अर्जुन जल्दी से गाड़ी के पीछे की बिजली की स्पीड से बाहर निकला और उन दोनों हाथों में उसके ब्लैक ग्लॉक 90 पिस्तौलें थी और वो कोई आम लड़का नहीं, मौत का देवता लग रहा था। अर्जुन ने चलते चलते बिल्कुल परफेक्ट और जॉन विक स्टाइल एक्यूरेसी के साथ गोलियां चलानी शुरू की। पहले 2 गोलियां सीधे कोलंबियन किलर के माथे और सीने में घुसी। उसका पीछा पीछा करके एक झटके में फटा और वो जमीन पर गिर गए। दूसरा किलर अपनी आंखें मल रही रहा था कि अर्जुन ने स्लाइड करके उसके घुटने पर गोली मारी। किलर घुटनों के बल गिरा और अर्जुन ने बिल्कुल पास जाकर उसकी कनपटी पर पिस्तौल टिकाकर उसका भेजा उड़ा दिया। लेकिन तीसरा किलर अब होश में आ चुका था। उसने अर्जुन पर अपनी राइफल तान दी, लेकिन अर्जुन की रफ्तार एक इंसान से भी ज्यादा तेज थी। अर्जुन ने छलांग लगाई और हवा में एक फ्लाइंग किक उस किलर की छाती पर दे मारी। किलर पीछे गिरा और उसकी राइफल छूट गई। अर्जुन उसके ऊपर चढ़ गया। उसने अपनी पिस्तौल की पूरी मैगजीन उस किलर के सीने में खाली कर दी। खून के छींटे अर्जुन के चेहरे और जैकेट पर आ गई। अब सिर्फ एक आखिरी किलर उन सभी का लीडर बचा था। उसने अपनी पिस्तौल अर्जुन की पीठ पर तान कर कहा, मर साले मुंबई के डॉन। लेकिन अर्जुन मुड़ा तक नहीं। तब एक साइलेंसर वाली गोली हवा को चीर कर आई और उस आखिरी किलर के हाथ को चीर गई। उसकी पिस्तौल जमीन पर गिर पड़ी और वो गोली अग्निहोत्री के उन स्नाइपर्स ने चलाई थी जो अब तक छुपे हुए थे। गोली लगते ही आखिरी किलर्स अपने खून से सने हाथ को पकड़कर जमीन पर बैठ गया। वो दर्द से चीख रहा था। पूरा इलाका अब शांत हो चुका था। $10 मिलियन की वो ग्लोबल कॉन्ट्रैक्ट टीम मुंबई की सड़कों पर 2 मिनट के अंदर कुत्तों की मौत मारी जा चुकी थी। तभी अर्जुन ने धीरे धीरे चलकर उनका आखिरी बचे किलर के पास गया। उसका चेहरा खून से सना हुआ था और उसकी आंखों में यमराज जैसा कुछ भी नहीं था। अर्जुन ने उस किलर को कॉलर को पकड़ा और उसे घसीट कर गाड़ी के बम्पर के पास खड़ा कर दिया।
तभी उस किलर ने गिड़गिड़ा कर कहा, प्लीज मुझे मत मारना, मैं सिर्फ पैसों के लिए काम करता हूँ। वो इंटरनेशनल किलर जो दुनिया भर में खून बहाता था, आज मुंबई के 22 साल के लड़के के सामने अपनी पैंट गीली कर चुका था। आगे से अर्जुन ने अपनी पिस्तौल की नली उस किलर के माथे पर सटा दी। अर्जुन ने एक खुरदरी और शैतानी आवाज में कहा, मैं तुझे जिंदा छोड़ूंगा, लेकिन मेरी रहमदिली के लिए नहीं, बल्कि एक पैगाम लेकर जाने के लिए। अर्जुन ने किलर के जैकेट में उसका वो डार्क वेब कम्युनिकेटर डिवाइस निकाला और उसे ऑन कर दिया। अर्जुन ने उस डिवाइस के कैमरे को देखते हुए सीधा उस निजाम और पारस को संबोधित करके कहा, जो शायद उस स्क्रीन पर बैठे देख रहे होंगे। अर्जुन ने दहाड़ कर कहा, निजाम और पारस, तुमने सोचा था कि तुम विदेश से कुत्ते मंगवाकर मेरी महारानी का शिकार कर लोगे? मैंने तुम्हारे 80 करोड़ रुपए के इन इंटरनेशनल कुत्तों को मुंबई की सड़कों पर दफन कर दिया है। अर्जुन की दहाड़ उस डिवाइस में गूंज गई। इसके बाद अर्जुन ने अपनी खूनी आंखें कैमरे के बिल्कुल करीब लाकर कहा, तुमने 25 साल पहले मेरी दादी को मारा था और आज तुमने मेरी पत्नी पर आंख उठाई। अब तुम्हारा छुपम छुपाई का खेल खत्म है निजाम। मैं आ रहा हूं। अग्निहोत्री एम्पायर का राजा अब आ रहा है। अपनी कब्रें तैयार रखना, क्योंकि मैं हैदराबाद को एक ऐसे शमशान में बदलूंगा जहां तुम्हारी लाश पर रोने वाला कोई भी जिंदा इंसान नहीं बचेगा। दिस इज वॉर। ये कहकर अर्जुन ने वो डिवाइस जमीन पर पटका और अपने भारी बूट से कुचलकर चकनाचूर कर दिया। उसके बाद उसने उन किलर्स की तरफ देखकर कहा, भाग जा यहाँ से और अपने उन सिंडिकेट वालों को बता दे कि इंडिया में अग्निहोत्री का राज चलता है। उसकी यह धमकी सुनकर किलर अपनी जान बचाकर भाग खड़ा हुआ। इसके बाद अर्जुन अपनी कार के पीछे आया और उसने अपनी जमीन पर बैठी हुई जो मीरा थी उसको देखा। वो अभी भी कांप रही थी। अर्जुन ने तुरंत अपनी पिस्तौलें फेंकी और वो आशिक बनकर मीरा के करीब बैठ गया। उसने अपने खून से सने हाथ पहुंचे और मीरा को अपने सीने से लगा लिया। अर्जुन ने उसके बालों को चूम कर कहा, सब खत्म हो गया जान, सब कुछ क्लियर है। आगे से मीरा ने अर्जुन की शर्ट को कसकर पकड़कर कहा, अर्जुन, हम कब तक ऐसे जिएंगे? कब तक ये मौत का खेल चलता रहेगा? उसकी बात सुनकर अर्जुन ने मीरा का चेहरा ऊपर उठाया और उसकी आंखों में अब कोई डिफेंस नहीं, बल्कि एक निर्णायक जंग का आखिरी फैसला था। अर्जुन ने बहुत ही गहरे और फौलादी लहजे में कहा, बस कुछ दिन और मीरा, अब हम यहाँ बैठकर अपने हमलों का इंतजार नहीं करेंगे। अब ये लड़ाई मुंबई में नहीं होगी। अब मैं उस शैतान के घर में घुसकर उसका खात्मा करूंगा। ये कहकर अर्जुन ने मीरा को उठाया और गाड़ी में बैठा दिया। इसके बाद अर्जुन ने ईयरपीस में दहाड़ कर कहा, जगदीश जी। तभी उधर से जगदीश ने तुरंत जवाब देकर कहा, यस बॉस। उधर से अर्जुन ने ऑर्डर देकर कहा, मेरी पूरी शैडो आर्मी, मेरे सारे स्नाइपर और मुंबई के अंडरवर्ल्ड की पूरी ताकत को ऑपरेशन तबाही के लिए तैयार करो। मुझे जल्द से जल्द उस निजाम और पारस की लोकेशन चाहिए। अब उस निजाम का अंत तय है। अर्जुन की यह दहाड़ उसके एयरपीस से सीधे अग्निहोत्री कमांड सेंटर में बैठे जगदीश के कानों में गूंज गई। ये कोई धमकी नहीं थी, ये मुंबई के बेताज बादशाह का वो फरमान था जिसे सुनकर मौत भी अपना रास्ता बदल ले। फोन कटने के बाद अर्जुन ने गाड़ी का दरवाजा खोला और मीरा को लेकर वापस अपनी ब्लैक रेंज रोवर में बैठ गया। अर्जुन ने बहुत ही शांत लेकिन एक अजीब सी गंभीरता के साथ कहा, अब हम घर चल रहे हैं मीरा। ये कहकर उसने गाड़ी स्टार्ट की और उनकी गाड़ी मुंबई की सड़कों पर गोल्डन हाउसिंग सोसाइटी की तरफ दौड़ने लगी। मीरा चुपचाप सीट पर बैठी थी। उसका दिल अभी भी उस ग्लोबल हिट स्क्वाड के हमले पर सहमा हुआ था, लेकिन अर्जुन अर्जुन का दिमाग इस वक्त एक शतरंज के ग्रैंड मास्टर की तरह तेजी से दौड़ रहा था। गाड़ी चलाते समय अर्जुन को आंखों के सामने निजाम के वो खौफनाक चाले, पारस का वो गद्दार चेहरा और मीरा पर हुए लगातार हमले किसी फिल्म की तरह घूम रहे थे। वो जानता था कि निजाम कोई आम दुश्मन नहीं है, वो एक ऐसा इंटरनेशनल शैतान है जो तब तक हमले करता रहेगा जब तक वो मीरा की लाश नहीं देख लेता। तभी अर्जुन के दिमाग में अचानक एक बहुत खौफनाक लेकिन अचूक प्लान कौन था। उसने मन ही मन में खुद से सोचा, अगर मुझे निजाम को बिल से निकालना होगा तो मुझे उसे वो देना होगा जो चाहता है। अर्जुन ने तुरंत अपने गाड़ी के डैशबोर्ड पर लगे सीक्रेट कम्युनिकेटर का बटन दबाया। जगदीश जी को एक एनक्रिप्टेड लाइन पर लिया। मीरा हैरानी से अर्जुन को देख रही थी। अर्जुन ने बहुत ही धीमी लेकिन एक बड़ी शातिर आवाज में कहा, जगदीश जी, मैंने एक प्लान सोचा है। एक ऐसा प्लान जो उस निजाम और पारस को हमेशा के लिए खत्म कर देगा।
लेकिन इसके लिए मुझे आपकी सबसे बेस्ट टॉप सीक्रेट मदद चाहिए। अर्जुन ने अगले 5 मिनट तक जगदीश को अपना वो मास्टर प्लान समझाया और उसका वो प्लान सुनकर फोन के उस पार जगदीश जी की सांसें ही अटक गई। उन्होंने हकला कर कहा, सर, ये बहुत ज्यादा रिस्की है। अगर हम 1 सेकंड की भी चूक कर देंगे तो। लेकिन तभी उधर से अर्जुन ने उनकी बात को बीच में काट कर कहा, चूक नहीं होगी जगदीश जी, आप बस तैयारी कीजिए। अर्जुन ने यह कहकर लाइन काट दी। इसके बाद अर्जुन ने अपनी गाड़ी को सड़क के किनारे एक सुनसान जगह पर रोक दिया। उसने इंजन बंद किया और मुड़कर मीरा की तरफ देखकर कहा, मीरा। यह कहकर अर्जुन ने मीरा के दोनों ठंडे हाथों को अपने हाथ में ले लिया। उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जिसे मीरा ने पहले कभी नहीं देखा था। उसने मीरा की आंखों में देखकर कहा, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है मीरा, और मैं जो कहने जा रहा हूं तुम्हें मुझ पर पूरा भरोसा करना होगा। आगे से मीरा ने घबराकर सिर हिलाकर कहा, क्या बात है अर्जुन, तुम मुझे डरा रही हो। अर्जुन ने आगे से झुककर मीरा के कान के पास कुछ फुसफुसाया। उसने मीरा को अपने उस सीक्रेट प्लान के बारे में सब कुछ बता दिया। प्लान सुनते ही मीरा की आंखें फटी की फटी रह गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। मीरा ने कांप कर कहा, नहीं अर्जुन, हम ऐसा नहीं कर सकते। वो बहुत डरावना है। मेरे ताऊ जी, मेरी माँ और वो लोग तो जीते जी मर जाएंगे। आगे से अर्जुन ने मीरा का माथा चूमा और उसे तसल्ली देकर कहा, वो सब मैं संभाल लूंगा जान। हमारे पास इस मौत की खेल को हमेशा के लिए खत्म करने का यही आखिरी रास्ता है। तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। उसकी यह बात सुनकर मीरा ने अर्जुन की आंखों में देखा। वो उस इंसान से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। उसने भारी मन से कांप कर होठों के साथ इस खौफनाक प्लान के लिए हामी भर दी। अर्जुन ने उसकी हाँ पाते ही आगे गाड़ी बढ़ा दी। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी विला नंबर 360 के पोर्च में आकर रुकी। जब वो दोनों विला के अंदर दाखिल हुए तो अंदर का माहौल बिल्कुल नॉर्मल था। डाइनिंग टेबल पर खाना लग चुका था। घर के बड़े बुजुर्ग उनका इंतजार कर ही रहे थे। तभी दोनों को देखकर यशोदा माँ ने कहा, आ गए बच्चों, चलो जल्दी से हाथ मुंह धो लो, खाना ठंडा हो रहा है। अर्जुन और मीरा ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों ने तय किया कि आज मीरा पर उस भयानक इंटरनेशनल हमले के बारे में वो घर पर किसी को कुछ नहीं बताएंगे। वो इस सीधे साधे परिवार को और ज्यादा खौफ में नहीं डालना चाहते थे। इसके बाद डिनर टेबल पर सब लोग एक साथ बैठे। ताऊ जी हमेशा की तरह अपने गांव के किस्से सुना रहे थे। ताई जी उन्हें बीच बीच में टोक भी रही थी। लेकिन मीरा मीरा के लिए इस वक्त नॉर्मल बर्ताव करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। उसके हाथों से चम्मच कांप रहा था। उसके दिमाग में अर्जुन का बताया हुआ सीक्रेट प्लान और दोपहर में चली गोलियां घूम रही थी। वो अपने डर को छुपाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आंखें बार बार अपनी माँ और ताऊजी की तरफ जा रही थी। तभी ताऊजी ने मीरा की आधी भरी हुई प्लेट देखकर पूछा, क्या हुआ छोरी, तो ना कुछ खाया ना? तबीयत तो ठीक है तेरी? आगे से मीरा ने एक झूठी मुस्कान के साथ कहा, हाँ ताऊ जी, वो बस आज कॉलेज में पढ़ाई बहुत ज्यादा थी, थोड़ी थकान हो रही है। तभी अर्जुन ने टेबल के नीचे से मीरा का हाथ पकड़ा और उसे हल्का सा दबाया, उसे हौसला देने के लिए। अर्जुन ने माहौल को हल्का करने के लिए यशोदा माँ की तरफ देखकर कहा, माँ जी, आज का खाना बहुत स्वादिष्ट है। ऐसे डिनर पर किसी तरह खाना खत्म हुआ। ताऊ जी और यशोदा माँ अपने अपने कमरे में सोने चले गए। विला में अब रात का सन्नाटा पसने लगा था। रात के 11 बज चुके थे। अर्जुन और मीरा अपने बेडरूम में थे और कमरे की डिम लाइट्स जल रही थी। तभी अर्जुन ने मीरा का हाथ पकड़ा और उसे बेडरूम से जुड़ी उस विशाल बालकनी में ले जाकर बोला, आओ मीरा, थोड़ी देर बाद खुली हवा में बैठते हैं। बालकनी में मुंबई शहर की जगमगाती हुई लाइट्स और दूर समंदर का नजारा बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। आसमान में चांद अपनी पूरी चांदनी बिखेर रहा था और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। मीरा ने बालकनी की रेलिंग पर हाथ रखा और आसमान की तरफ देखने लगी। अर्जुन उसके बिल्कुल पीछे आकर खड़ा हो गया। उसने अपनी बाहें मीरा की कमर में डाल दी और अपनी ठोड़ी उसके कंधे पर टिका दी। मीरा ने बहुत ही धीमी और कांपती हुई आवाज में पूछा, सब ठीक तो हो जाएगा ना अर्जुन? मुझे अंदर से घबराहट हो रही है। उसकी यह बात सुनते ही अर्जुन ने उसे अपनी बाहों में कस लिया। अर्जुन ने उसके कानों के पास फुसफुसाकर कहा, जब तक तुम्हारी सांसों पर मेरा नाम लिखा है, दुनिया की कोई साजिश हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकती मेरी जान। तभी हवा का एक तेज झोंका आया। आगे से मीरा के खुले बाल की लट उड़कर उसके माथे और आंखों के सामने आ गई, वो जो उसे बार बार परेशान कर रही थी।
इसलिए मीरा ने उसे हटाने के लिए अपना हाथ उठाना चाहा, लेकिन तभी अर्जुन ने उसे रोक दिया। उसने बहुत ही प्यार और नजाकत से कहा, रुको, मैं हटाता हूँ। ये कहकर अर्जुन ने अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया। उसकी उंगलियां बहुत ही कोमलता से मीरा के माथे की तरफ बढ़ गई, ताकि वो उड़ती हुई लट को उसके कान के पीछे कर सके। मीरा ने अर्जुन की तरफ मुड़कर एक बहुत ही प्यारी और सुकून भरी मुस्कान दी। वो एक ऐसा पल था जहां सिर्फ और सिर्फ बेइंतहा मोहब्बत थी। लेकिन तभी वो पल, वो मोहब्बत, वो रात हमेशा के लिए खौफनाक और मनहूस श्राप में बदल गई। दूर बालकनी से करीब 800 मीटर दूर स्थित एक ऊंचे पानी की टंकी के ऊपर से एक बहुत ही तेज, कान फाड़ देने वाली और हवा को चीरती हुई आवाज आई, सर। इससे पहले कि अर्जुन की उंगलियां मीरा के बालों को छूती, इससे पहले कि मीरा की अपने पलके झपका पाती, अंधेरे को चीरती हुई एक हाई कैलिबर स्नाइपर बुलेट मौत की रफ्तार से आई। वो गोली अर्जुन के उठे हुए हाथ की उंगली को छू कर निकली और सीधे मीरा के माथे के ठीक बीचों बीच जाकर धंस गई। छपाक! मीरा के सिर के पीछे का हिस्सा तेज झटके से फट गया। मीरा के गर्म लाल खून और उसके दिमाग की चीथड़े सीधे अर्जुन के चेहरे और उसके उठे हुए हाथ और बालकनी के शीशे पर आकर गिरे। मीरा के होठों की वो प्यारी सी मुस्कान वहीं जम गई। उसकी आंखें खुली रह गई, जिनमें अब कोई रोशनी नहीं, सिर्फ एक अंतहीन खालीपन था। मीरा के मुंह से कोई चीख नहीं निकली, कोई या नहीं। उसका वो नाजुक, खूबसूरत और जिंदा शरीर एक सेकंड के अंदर बिल्कुल बेजान और रबड़ की गुड़िया की तरह ढीला पड़ गया। वो सीधे अर्जुन की बाहों में लुढ़क गई। अर्जुन का हाथ अभी भी हवा में उठा हुआ था। उसका पूरा शरीर लकवा मार गया। वो अपनी बाहों में गिरी हुई मीरा को देख रहा था। मीरा का सिर पीछे की तरफ लटक गया था। उसके माथे के बीचों बीच बने उस गहरे काले छेद से ताजा खून के फव्वारे की तरह निकलकर अर्जुन की शर्ट को लाल कर रहा था। अर्जुन की दुनिया, उसका वो गुरूर, उसका वो अजय एम्पायर, अब सब कुछ एक सेकंड में कांप कर जमीन पर गिर पड़ा। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने मन ही मन में सोचा, ये क्या हुआ? ये खून कैसा है? मीरा मीरा मेरी मीरा क्यों गिर गई? अर्जुन का दिमाग इस खौफनाक मंजर को प्रोसेस कर नहीं पा रहा था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो जोर से चिल्लाना चाहता था और आसमान फाड़ कर रोना चाहता था, लेकिन उसके गले में, उसके सीने में एक आवाज तक नहीं निकल रही थी। वहीं उसकी लोकल कॉर्ड्स जैसे सुन पड़ गई हो, जो बस एक पत्थर की मूर्त की तरह खड़ा था, जिसकी बाहों में उसकी दुनिया की लाश पड़ी थी। तभी बालकनी का दरवाजा खुला। गोली की वो भयानक आवाज सुनकर ताऊ जी अपनी लाठी पकड़े और उनके पीछे यशोदा माँ और ताई जी घबरा कर बालकनी में भाग कर आए थे। ताऊ जी ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ अर्जुन बेटे? ये कैसी आवाज थी? लेकिन जैसे उनकी नजर अर्जुन की बाहों में लटकी हुई मीरा, उसके माथे से बहते खून और उसके अर्जुन के सुने हुए चेहरे पर पड़ी, ताऊ जी के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। उनके हाथ से उनकी वो राजपूती लाठी छूटकर जमीन पर पड़ गई। उनका शरीर एक सूखे पत्ते की तरह कांपने लगा। वहीं यशोदा माँ की आंखें भी फटी रह गई। उनका वो दिल जो हमेशा अपनी बेटी के लिए धड़कता था, वो एक पल के लिए रुक गया। उन्होंने चिल्लाकर कहा, मीरा। यशोदा माँ के मुंह से एक ऐसे दिल चीर देने वाली आवाज, नसों को फाड़ देने वाली और दर्दनाक चीख निकली, जिसने पूरे विला की दीवारों को हिलाकर रख दिया। वो चीख किसी इंसान की नहीं, बल्कि एक उस माँ की थी जिसका कलेजा उसके सामने किसी ने नोच लिया हो। यशोदा माँ भागती हुई आई और सीधे जमीन पर गिर पड़ी। उन्होंने रो कर कहा, मेरी बच्ची, मेरी फूल सी बच्ची को क्या हो गया? हे भगवान, मेरी मीरा। वो पागलों की तरह मीरा के खून से सने हाथ और चेहरे और उसको लेने की हाथ में कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ ताई जी वहीं दरवाजे पर बेहोश होकर गिर गई। वहीं इधर यशोदा माँ, उस खौफनाक चीख ने अर्जुन के उस जमे हुए दिमाग पर एक हथौड़े की तरह वार किया। अर्जुन अचानक होश में आया और उसकी सांसें एक लोहार की धोखनी की तरह तेज तेज चलने लगी। उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांपने लगा। अर्जुन ने अपने कांपते हुए खून से सने हाथ से मीरा का गाल छूकर कहा, मीरा, मीरा आंखें खोलो जान, ये मजाक अच्छा नहीं है मीरा। अर्जुन के मुंह से एक बहुत ही खुरदारी, दबी हुई, कांपती हुई आवाज निकल रही थी, लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं आया। मीरा की वो कर्जदारी आंखें अब पत्थर हो चुकी थी और उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा था। ये देखकर अर्जुन का दिमाग पूरी तरह से सुन पड़ गया। वो इस सच्चाई को मानने के लिए ही तैयार नहीं था। उसकी मीरा अब इस दुनिया में नहीं रही। अर्जुन पागलों की तरह बड़बड़ाने लगा, कुछ नहीं हुआ, मेरी मीरा को कुछ नहीं होगा।
उसने तुरंत मीरा के उस बेजान और लहूलुहान शरीर को अपनी दोनों बाहों में उठा लिया। उसने चिल्लाकर कहा, जगदीश जी, गार्ड्स! अर्जुन एक घायल और खूंखार जानवर की तरह दहाड़ कर बालकनी से बाहर निकला। वो मीरा को सीने लगाए हुए पागलों की तरह सीढ़ियों से नीचे उतरकर हॉल में भागा। उसके कपड़े, उसका चेहरा, सब मीरा के खून से लाल हो गया था। अर्जुन चीख कर विला के बाहर पोर्च में दौड़कर बोला, गाड़ी निकालो, जल्दी गाड़ी निकालो, मुझे अभी के अभी हॉस्पिटल जाना है। विला के नौकर और गार्ड्स इस खौफनाक नजारे को देखकर सन रह गए। जगदीश काका भागते हुए आए और उनका चेहरा खौफ से सफेद पड़ गया। तभी एक गार्ड ने कांप कर कहा, सर, मैडम को। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत से दहाड़ कर उस गार्ड से कहा, गाड़ी का दरवाजा खोलो। उसकी ये बात सुनते ही गार्ड ने तुरंत रेंज रोवर का पीछे का दरवाजा खोला। अर्जुन मीरा की लाश को लेकर गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गया। उसने मीरा का सिर अपनी गोद में रख लिया और अपने हाथों से उसके माथे के उस छेद को दबाने की कोशिश करने लगा, जहां से खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। अर्जुन ने ड्राइवर पर चीख कर कहा, जल्दी चला साले, उड़ा दे गाड़ी को। उसने इतना ही कहा था, गाड़ी चीख कर टायरों के साथ विला के बाहर निकली और अग्निहोत्री मेडिकल सिटी की मौत की तरफ दौड़ने लगी। गाड़ी के अंदर का नजारा किसी नर्क से कम नहीं था। अर्जुन पागलों की तरह रो रहा था। उसने मीरा का चेहरा थपथपा कर कहा, मीरा, मीरा, मेरी जान, मेरी आवाज सुन रही हो ना? कुछ नहीं होगा तुम्हें। हम बस हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं। डॉक्टर तुम्हें बिल्कुल ठीक कर देंगे। प्लीज प्लीज अपनी आंखें बंद मत करना मीरा, प्लीज। अर्जुन उस बेजान शरीर से बातें कर रहा था जो पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह चुका था। अर्जुन का वो अभेद्य गुरूर आज एक बच्चे की तरह टूट कर बिखर गया था। वो बार बार मीरा के ठंडे होते हाथों को चूम रहा था। महज 10 मिनट के अंदर वो रेंज रोवर अग्निहोत्री मेडिकल सिटी के इमरजेंसी वार्ड के सामने रुकी। वहां के टॉप सर्जन और डॉक्टर्स की टीम पहले से ही स्ट्रेचर लेकर बाहर खड़ी थी, क्योंकि जगदीश ने उन्हें रास्ते में ही अलर्ट कर दिया था। अर्जुन ने खुद अपने हाथों से मीरा को उठाकर स्ट्रेचर पर लेटाकर कहा, डॉक्टर, डॉक्टर, इसे बचाइए, मेरी मीरा को कुछ नहीं होना चाहिए। अर्जुन पागलों की तरह चिल्ला रहा था। डॉक्टर्स की टीम मीरा को लेकर तुरंत रेड जोन ट्रामा सेंटर की तरफ दौड़ी, लेकिन जैसे ही सीनियर डॉक्टर सेन ने मीरा को देखा, उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। गोली सीधे फ्रंटल लोब को चीरकर मेडुला तक गई। पल्स रेट 0 था। पुतलियां फिक्स और डायलेटेड हो चुकी थी। मीरा बहुत पहले ही मर चुकी थी। वहीं नर्सों ने तुरंत ईसीजी मॉनिटर लगाया, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ एक सीधी फ्लैट लाइन आ रही थी, जिसके साथ एक लगातार बीप की आवाज गूंज रही थी। डॉक्टर सेन के पसीने छूट गए। उनके हाथ कांपने लगे। वो जानते थे कि बाहर जो इंसान खड़ा है वो मुंबई का भगवान है। उसे ये बातें कैसे बताई जाए? उसकी दुनिया खत्म हो चुकी है। तभी एक जूनियर डॉक्टर ने उसे कांप कर कहा, सर, पेशेंट इज डेड, ब्रॉड डेड। हम कुछ नहीं कर सकते सर। उसकी बात सुनकर डॉक्टर सेन ने एक बहुत ही भारी सांस ली। उन्होंने अपने खून से सने ग्लव्स उतारे और भारी कदमों से ट्रामा सेंटर के दरवाजे से बाहर आ गए। बाहर अर्जुन खड़ा था। वो खून से नहाया हुआ था। उसकी सांसें बड़ी तेज चल रही थी। उनको बाहर आता देखकर अर्जुन तुरंत आगे बढ़कर बोला, डॉक्टर, मेरी मीरा कैसी है? ऑपरेशन शुरू किया आप लोगों ने, मुझे उसे देखना है डॉक्टर। वहीं आगे से डॉक्टर सेन ने हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि वो अर्जुन की आंखों में देख ले। उन्होंने अपना सिर नीचे झुका लिया। उन्होंने हिचकिचात कर कहा, आई एम सो सॉरी सर। हमने पूरी कोशिश कर ली सर, लेकिन गोली सीधे ब्रेन में लगी है। बहुत ज्यादा खून बह चुका है सर। मेरा मैडम अब इस दुनिया में नहीं रही। शी इज नो मोर। डॉक्टर सेन की आवाज भी कांप रही थी। वहीं उनके शब्द सुनते ही अर्जुन के कान सुन पड़ गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके कानों में पिघला हुआ शीशा डाल दिया। अर्जुन ने बहुत ही भयानक पागलपन भरी आवाज में कहा, क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? वो कैसे मर सकती है? मैंने उससे वादा किया था, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तभी डॉक्टर सेन ने उसे संभालने की कोशिश करके कहा, सर, प्लीज खुद को संभालिए। वो सच में मर चुकी है सर। उनकी यह बात सुनते ही अर्जुन ने चिल्लाकर कहा, चुप कर साले। अर्जुन एक खूंखार जानवर की तरह दहाड़ा और उसने आगे बढ़कर डॉक्टर सेन का कॉलर अपने दोनों हाथों में जकड़ लिया। उसने डॉक्टर को हवा में उठाकर सीधे दीवार पर दे मारा। अर्जुन ने पागलों की तरह चीख कर कहा, तो झूठ बोल रहा है डॉक्टर, तो झूठा है। तो डॉक्टर है या कसाई, मेरी मीरा जिंदा है। जानदार और उसका इलाज कर, वरना मैं इस पूरे हॉस्पिटल को आग लगा दूंगा। मैं तुम सब डॉक्टर को जिंदा गाड़ दूंगा। उसकी आंखों में आंसू और खून एक साथ बह रहे थे।
वहीं हॉस्पिटल के सिक्योरिटी गार्ड्स और नर्सें ये भयंकर मंजर देखकर कांप गए। कोई भी अर्जुन के पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी हॉस्पिटल के उस कॉरिडोर में एक बहुत ही भारी और रौबदार आवाज गूंजी, उसे छोड़ दो अर्जुन। आगे से अर्जुन ने पलट कर देखा। वहीं दादाजी रणविजय अग्निहोत्री खड़े थे। उनके साथ जगदीश जी और अर्जुन की सेक्रेटरी नित्या भी थी। जगदीश जी ने दादाजी को रास्ते में ही इस भयानक हादसे की खबर दे दी थी। दादाजी का वो हमेशा सख्त रहने वाला चेहरा आज पूरी तरह टूट चुका था। उनकी आंखें डबडबा गई थी। वो अपनी छड़ी के सहारे बहुत ही मुश्किल से चलकर अर्जुन के पास आ रहे थे। दादाजी को देखते ही अर्जुन ने डॉक्टर का कॉलर छोड़ दिया और लड़खड़ाकर कदमों से भागकर दादाजी के पास गया और उनके पैरों में गिर पड़ा। अर्जुन ने गिड़गिड़ाकर उनसे कहा, दादाजी, दादाजी देखिए ना, ये डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मेरी मीरा मर गई। दादाजी आप इन्हें बोलिए कि वो इलाज करें। दादाजी मेरी मीरा को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगा दादाजी। यह कहकर अर्जुन एक छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर बिलक बिलक कर रोने लगा। वहीं अपने इस फौलादी और बाहुबली पोते को इस तरह जमीन पर घिसटते और रोता हुआ देखकर रणविजय अग्निहोत्री का सीना छलनी हो गया। उन्हें अचानक अपना वो पुराना अतीत याद आ गया। 25 साल पहले जब निजाम ने उनकी अपनी पत्नी को उसी तरह एक कार एक्सीडेंट में मरवा था, तभी से वो इस तरह के हॉस्पिटल में फर्श पर बैठकर पागलों की तरह रोए थे। उन्हें भी लगा कि उनकी दुनिया खत्म हो गई थी। आज इतिहास खुद को दोहरा रहा था। वही निजाम, वही अग्निहोत्री की गद्दी और वही मौत का मातम। लेकिन दादाजी जानते थे कि उस वक्त उन्होंने दिल से नहीं दिमाग से काम लिया था। उन्होंने अपने आंसुओं को पीकर उस निजाम के खिलाफ एक जंग छेड़ी थी। दादाजी ने नीचे झुककर अर्जुन को अपने सीने से लगा लिया। उन्होंने अर्जुन को समझने की कोशिश करवा के कहा, शांत हो जाओ मेरे बच्चे, शांत हो जाओ। भगवान की यही मर्जी थी। दादाजी की वे आंसू बह निकले, लेकिन अर्जुन शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। उसका दिमाग पूरी तरह से शोक और डिनायल्स की स्थिति में आ चुका था। तभी अर्जुन अचानक दादाजी से अलग हुआ। उसकी आंखों में एक अजीब सी पागलपन से भरी उम्मीद जाग उठी। अर्जुन ने दादाजी के दोनों कंधे पकड़कर कहा, दादाजी, दादाजी आपके जो पुराने दोस्त हैं ना, वैद्य काशीनाथ जी, जो हिमालय में रहते हैं और जड़ी बूटियों से मुर्दों में भी जान फूंक देते हैं, दादाजी प्लीज आप उन्हें बुला लीजिए। वो मेरी मीरा को बचा लेंगे, प्लीज दादाजी। मैं आपकी पूरी जिंदगी गुलामी करूंगा। आप बस वैद्य जी को बुला लीजिए। अर्जुन की इस पागलों वाली और बचकानी बात को सुनकर वहां खड़े जगदीश जी और नित्या भी रोने लगी। उनका वह कठोर बॉस आज अपनी मोहब्बत को जिंदा करने के लिए चमत्कार और जादू टोने की भी भीख मांग रहा था। वहीं दादाजी का दिल इस कदर रो रहा था कि वो शब्दों में बयां नहीं कर सकते थे। उन्होंने अर्जुन के गाल पर हाथ रखा। दादाजी ने रोकर लेकिन कठोरता से कहा, अर्जुन, मेरे लाल, मेरी बात समझने की कोशिश कर। काशीनाथ कोई भगवान नहीं है। वो सिर्फ बीमारों का इलाज कर सकते हैं और सिर्फ जिंदा लोगों को बचा सकते हैं, मरे हुए को नहीं। तेरी मीरा अब वापस नहीं आ सकती अर्जुन। वो जा चुकी है अर्जुन। उनकी यह बात सुनते ही अर्जुन ने अपने कान बंद कर लिए। उसने चिल्लाकर कहा, नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। मेरी मीरा जिंदा है। वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। मैं उसे नहीं जाने दूंगा। अर्जुन मुड़कर वापस उस ट्रामा सेंटर के दरवाजे की तरफ भागने लगा, जहां मीरा की लाश रखी थी, और पूरी तरह से अपने दिमागी संतुलन खोता नजर आ रहा था। उसके यह हालात देखकर दादाजी समझ गए कि अर्जुन इस वक्त किसी की बात नहीं सुनेगा। उसका ये पागलपन उसे खुद को ही खत्म करने पर मजबूर कर देगा। एक राजा जो इस तरह कमजोर पड़ते हुए नहीं देख सकता था। इसलिए जैसे ही अर्जुन वापस मुड़ा, रणविजय अग्निहोत्री ने अपनी छड़ी को एक हाथ में पकड़ा और अपना दूसरा हाथ पूरी ताकत से हवा में उठाया और चटाक एक बहुत जोरदार, करारा और झनाटेदार तमाचा अर्जुन के बाईं गाल पर और दे मारा। तमाचे की गूंज पूरे हॉस्पिटल में उस शांत कॉरिडोर में किसी बम के फटने जैसी सुनाई दी। उस थप्पड़ की ताकत इतनी ताजा थी, अर्जुन का चेहरा दाईं तरफ घूम गया। उसके कान में एक तेज सीटी जैसी आवाज बजने लगी। उसके होंठ के किनारे से खून की एक पतली सी धार निकल आई। तमाचा पड़ते ही अर्जुन का वो चीखना, वो चिल्लाना, वो रोना और वो पागलों की तरह भागना, सब कुछ एक झटके में शांत हो गया। मानो किसी ने उसके अंदर चल रहे उस भयंकर तूफान का स्विच ही बंद कर दिया हो। अर्जुन ने धीरे धीरे अपना चेहरा सीधा किया। उसकी वो आंखें, जो अभी तक आंसुओं के समंदर में डूबी हुई थी, अब बिल्कुल पथरा गई थी। उनमें अब कोई भाव, कोई दर्द, कोई तड़प नहीं बची थी।
एक मुर्दे की तरह बिल्कुल खामोश हो गया था। तभी दादाजी ने उसे झकझोर कर कहा, होश में आ अर्जुन, तो अग्निहोत्री है। हम रोकर अपनी किस्मत नहीं बदलते। हम अपने दुश्मन का खून पीकर अपना इंसाफ करते हैं। जो जा चुका है वो वापस नहीं आएगा, और अब तुझे उसके लिए अपना फर्ज निभाना है। लेकिन अर्जुन ने दादाजी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने एक शब्द नहीं बोला। वो बस पलक झपकाए बिना एक शून्य को घूरने लगा। उसका शरीर बिल्कुल अकड़ गया था। वो जो खामोशी थी, जो उसके चीखने से लाख गुना ज्यादा बेखौफनाक और डरावनी लग रही थी, ये वो सन्नाटा था जो किसी महाप्रलय के आने से पहले होता है। दादाजी ने अर्जुन की यह हालात देखी तो वो समझ गए कि उनका पोता अब अंदर से पूरी तरह मर चुका है। अब इस शरीर में सिर्फ एक मशीन या शैतान बाकी रह गया था। दादाजी ने अपनी कांपती हुई उंगलियों से आंसू पोंछे और उन्होंने अपनी छड़ी को जमीन पर रखा। मुड़कर जगदीश की तरफ देखा। उनके शब्द अब पत्थर की तरह भारी हो चुके थे। दादाजी ने एक बहुत ही दर्दनाक और गहरी सांस लेकर ऑर्डर देकर कहा, जगदीश, मुंबई के सारे पंडितों को बुलाओ। चंदन की लकड़ियों का इंतजाम करो। हमारी महालक्ष्मी की विदाई का वक्त आ गया है। मेरा के अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू करो। ये फरमान सुनते ही जगदीश और रीता फूट फूट कर रोने लगे। मीरा की मौत की खबर के साथ ही पूरे अग्निहोत्री एम्पायर और विला नंबर 360 पर दुखों का ऐसा पहाड़ टूट पड़ा जिसके मलबे से निकलना अब नामुमकिन लग रहा था। ताऊ जी, यशोदा माँ और ताया जी, उनका पूरा संसार उजड़ गया था। उन सब के बीच अर्जुन। दादाजी के उस थप्पड़ के बाद अर्जुन के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। वो पूरी तरह से मौन हो चुका था। विला नंबर 360, जो महज कुछ ही घंटों की खुशियां, ठहाके और प्यार से गूंज रहा था, अब वो एक शमशान में तब्दील हो गया था। हॉल के बिल्कुल बीचों बीच, जहां कुछ दिन पहले मीरा अपनी शादी के लाल जोड़े में शर्मा कर सीढ़ियां उतर रही थी, आज वही बर्फ की बड़ी बड़ी सीढ़ियों के ऊपर उसका बेजान शरीर रखा हुआ था। उसके उस कोमल और खूबसूरत शरीर को सिर से लेकर पैर तक सफेद कफन से ढक दिया गया था। सिर्फ उसका चेहरा खुला था। माथे के बीचों बीच जहां गोली लगी थी, उस गहरे घाव की पट्टियों से छुपाने की कोशिश की गई थी, लेकिन मौत की वो पहलाट और भयानक सन्नाटा उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। पूरे विला की हवा में अगरबत्ती, कपूर, ताजे गुलाब के फूलों की महक के साथ साथ मौत की वो दम घोटू गंध भी घुल रही थी। यशोदा माँ का दिल चीर देने वाली वो चीख पूरे विला की दीवारों से टकरा रही थी। उन्होंने चिल्लाकर कहा, मेरी बच्ची, मेरी फूल सी बच्ची, मुझे भी अपने साथ ले चल मेरी बच्ची। वो मीरा के पार्थिव शरीर के पास जमीन पर बैठकर पागलों की तरह छाती पीट पीट कर रो रही थी। ताई जी उन्हें संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो खुद भी आंसुओं के समंदर में डूब गई थी। ताऊ जी ने अपने राजपूती गुरु शान के लिए जाने जाते थे। आज वो एक रात में जैसे 20 साल और ज्यादा बूढ़े हो गए। वो एक कोने में जमीन पर बैठे थे। उनकी वो हमेशा तनी रहने वाली कमर आज झुक गई थी। उनकी आंखें सूखी और पथराई हुई थी। वो अपने बेटे की लाश को ऐसे देख रहे थे जैसे भगवान से पूछ रहे हूँ कि उन्होंने ऐसा पाप क्या किया था जिसकी इतनी बड़ी सजा उन्हें मिल गई। कुछ पंडित हॉल में बैठे आखिरी क्रियाक्रम और शांति पाठ के मंत्र पढ़ रहे थे। राम नाम सत्य है कि वो गूंज कलेजों को चीर रही थी। और इन सब के बीच अर्जुन बैठा था, मीरा के सिरहाने जमीन पर। हॉस्पिटल में दादाजी के उस जोरदार तमाचे के बाद अर्जुन के मुंह से एक भी शब्द, एक भी आह और एक सिसकी भी नहीं निकली थी। वो बिल्कुल चुपचाप हो गया था। उसके कपड़े अभी भी मीरा के उसी खून में सन गए थे। उसके हाथों पर मीरा का सूखा हुआ खून लगा था। उसकी आंखें बिना पलक झपकाए एक टक सिर्फ मीरा के उस पीले और शांत चेहरे को घूर रही थी, और उस दिशा को वो देख रहा था जहां उसकी दुनिया सफेद कफन में लिपटी हुई थी। मीरा का वो किंग, जो दुनिया को डराता था, आज खुद अपनी किस्मत के आगे हार कर एक बेजान पत्थर में तब्दील हो चुका था। ना वो रो रहा था और ना ही किसी से बात कर रहा था। वो बस एक जिंदा लाश बन चुका था। जहां एक तरफ मुंबई के विला नंबर 360 में मातम की चीखें गूंज रही थी, वहीं दूसरी तरफ मुंबई के एक बहुत ही पोश और खुफिया 5 स्टार होटल के डार्क रूम में जीत का एक खौफनाक जश्न मनाया जा रहा था। ये कमरा सिगरेट के धुएं और विदेशी शराब की बदबू से भरा हुआ था। तभी दरवाजा खुला और एक लंबा दुबला आदमी अंदर आया। उसके कंधे पर एक लंबा ब्लैक बैग भी टंगा हुआ था। यह वही स्नाइपर था जिसने 800 मीटर की दूरी से उस पानी की टंकी के ऊपर से मीरा के माथे में गोली उतार दी थी। यह कोई आम कॉन्ट्रैक्ट किलर नहीं था, बल्कि एक बैंकॉक माफिया
कि टॉप खूंखार स्नाइपर टीम का लीडर जो डार्क वेब पर काम करती थी, ये वो था। कमरे के अंदर सोफे पर उसका बॉस जो चाइनीज थाई माफिया डॉन था, वो बैठा हुआ था। बॉस ने अपनी भारी और टूटी हुई अंग्रेजी में पूछा, काओ वर्क इज डन? आगे से स्नाइपर ने, चेहरे पर एक कुटिल और घमंडी मुस्कान लेकर, स्नाइपर ने अपना बैग मेज पर रखकर कहा, क्लीन शॉट बॉस। टारगेट के माथे के बीचों बीच गोली लगी है। अर्जुन अग्निहोत्री के हाथ से खून टपका था। मैंने अपने स्कोप से उस लड़की के मार के उसके हाथों को स्पर्श करते हुए देखा था। खेल खत्म। अर्जुन अग्निहोत्री की वाइफ मारी गई। उसकी यह बात सुनकर बॉस ने एक जोरदार ठाक लगाकर कहा, हा एक्सीलेंट। अग्निहोत्री की सिक्योरिटी को भेजना नामुमकिन माना जाता था, लेकिन हमने वो कर दिखाया है। वेरी गुड। इसके बाद बॉस ने तुरंत अपने सामने रखा हुआ एनक्रिप्टेड लैपटॉप खोला और एक सुरक्षित चैनल के जरिए निजाम को कॉल किया। कॉल उठते ही बॉस ने कहा, गॉडफादर, वर्क इज डन। लड़की को हमेशा के लिए सुला दिया गया है। हमें हमारा इनाम चाहिए। फोन के उस पार से निजाम की वो खौफनाक गहरी शैतानी आवाज गूंजी, मुझे सबूत मिल चुका है। मेरे मुंबई के खबरी बता रहे हैं कि अर्जुन के घर पर मातम छाया हुआ है। लड़की का अंतिम संस्कार होने वाला है। तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। तभी बॉस ने अपने लैपटॉप की स्क्रीन देखी। उसी सेकंड एक बीप की आवाज आई और स्क्रीन पर इंटरनेशनल बैंक ट्रांसफर का मैसेज फ्लैश हुआ। ट्रांसफर सक्सेसफुल, $10 million क्रेडिट इन योर अकाउंट। ये देखकर बॉस ने खुशी से कहा, पैसा मिल गया है गॉडफादर। तभी उधर से निजाम ने उसको ऑर्डर देकर कहा, अब तुम लोग तुरंत मुंबई छोड़ दो। अर्जुन अभी सदमे में है, लेकिन जब वो होश में आएगा तो पागलों की तरह तुम लोगों को ढूंढेगा। पहले फ्लाइट से इंडिया से बाहर निकल जाओ। इसके बाद कॉल कट गई। बैंकॉक माफिया ने अपना काम तो कर दिया था और अपनी दौलत लेकर मुंबई से फरार होने की तैयारी में लग गया था। कॉल कट के बाद वो उधर हैदराबाद के सीक्रेट अंडरग्राउंड किले में निजाम अपनी रहस्य कुर्सी पर बैठा अपनी तस्बीह घुमा रहा था। उसके चेहरे पर एक बहुत ही भयानक, सुकून भरी और शैतानी हंसी थी। निजाम ने फुसफुसा कर कहा, 25 साल, 25 साल के बाद आज मेरे कलेजे को ठंडक मिली है। रणविजय अग्निहोत्री, तूने मुझे बहुत दर्द दिया था। मैंने तेरे पोते की दुनिया उजाड़ दी। तभी कमरे का दरवाजा खुला और पारस अग्निहोत्री लगभग नाश्ता हुआ अंदर आया। उसके हाथ में शैंपन की एक महंगी बोतल और 2 गिलास थे। उसने खुशी से झूम कर कहा, निजाम अंकल, वी डिड इट। वो घमंडी अर्जुन जो कल तक मुझे मुंबई में धक्के मार कर निकाल रहा था, आज वो अपनी उस गंवार बीवी की लाश के पास बैठकर रो रहा है। मैंने उसे उसी की औकात दिखा दी अंकल। ये कहकर पारस पागलों की तरह हंस रहा था। इसके बाद पारस ने शैंपेन खोली और ग्लास में डालकर आगे बोला, चीयर्स अंकल। अब उस अग्निहोत्री एम्पायर का वारिस पूरी तरह से टूट चुका है। हाँ, बिजनेस चलाने लायक नहीं बचेगा। फिर वो सारा एम्पायर मेरा होगा। आगे से निजाम ने गिलास अपने हाथ में लिया और लेकिन तुरंत शराब नहीं पी। वो एक पुराना और मंझा हुआ खिलाड़ी था। निजाम ने अपनी आंखें सिकोड़ कर कहा, खुशी मनाने में इतनी जल्दी मत कर पारस। अर्जुन को याम लड़का नहीं, वो एक जख्मी शेर है और जख्मी शेर सबसे खतरनाक होता है। वो मीरा की मौत का बदला लेने के लिए मुंबई को भी जला सकता है। उसकी बात सुनकर पारस भी सहम गया। उसने घबरा कर कहा, तो हम क्या करें? आगे से निजाम ने अपना फोन उठाकर कहा, हमें उस पर हर पल नजर रखनी होगी। मैंने मुंबई में फैले अपने सबसे बेहतरीन स्लीपर सेल्स और खुफिया आदमियों को विला नंबर 360 अर्जुन के आसपास तैनात कर दिया है। अर्जुन एक कदम भी बढ़ाएगा तो उसकी खबर सबसे पहले मुझे मिलेगी। हमें देखना होगा कि इस सदमे से वो टूट कर खत्म होता है या बदला लेने के लिए उठता है। उसकी बात सुनकर पारस ने शैतानी हंसी हंसकर कहा, वो टूट चुका है अंकल। मैंने अपने जासूसों की रिपोर्ट पढ़ी है। वो लाश के पास एक पत्थर की तरह बैठा है। वो अब कभी खड़ा भी नहीं हो पाएगा। अर्जुन के ये दोनों दुश्मन हैदराबाद के उस तहखाने में बैठकर मुंबई की बर्बादी का जश्न मना रहे थे और अब अर्जुन अपनी मीरा की लाश के सामने बैठा था। एक शब्द भी नहीं बोल रहा था। उसके दादाजी के थप्पड़ के बाद उसको कुछ सूझ ही नहीं रहा था। वो बिल्कुल सुन सा पड़ गया था। अब क्या करेगा अर्जुन? क्या अर्जुन जाएगा हैदराबाद उनसे
बदला लेने के लिए, या फिर वो कभी भी इन लोगों को नहीं पकड़ पाएगा। दोस्तों, जानेंगे हम कल के एपिसोड में। एक दो दिन में अपनी ये कहानी खत्म हो जाएगी और उसी के साथ अपनी नई कहानी, जो हॉरर की कहानी है और जो दूसरी कहानी है, वो शुरू होने जा रही है। तो आप लोग जुड़े रहिए अपने चैनल से सुकून एफएम के साथ और सुनते रहिए हमारी नई नई कहानियाँ।